नमस्कार साथियों, मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। साथियों, आज हम यहाँ पर बहुत ही बेसिक और छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसके आधार पर हम पता करेंगे कि हमारे देश यानी कि सरकार के पास में जो बजट बनाया जाता है उसमें किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है। कई बार जब हम लंबी क्लासेस में होते हैं तो हमारी जो बुनियादी समझ होती है, आधारभूत समझ होती है, वो क्लियर नहीं हो पाती। तो आइए बच्चों, इस तरीके की छोटी सी सेगमेंट वाली क्लास में हम इन चीज़ों को समझेंगे। जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो बजट जो है उसके अंदर सरकार के पास में जो रिवेन्यू आएगा या सरकार के पास में जितना भी टोटल प्रकार का रिसिप्ट आएगा वो किन और कैसे स्रोतों से आता है। और जब हम बात करेंगे खर्चे की, तो यानी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है वह किन और किस प्रकार के मदों पर कर रही है, अगली कुछ मिनटों में हम इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर हम बजट की बात करते हैं तो बजट जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में हुआ है, परंतु ध्यान रखिएगा बजट नामक शब्द भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लिखित नहीं है। अतः यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पूरे वर्ष का एक प्रकार का विवरण होता है, यह जिसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। इसमें एक पूरे वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार की जो अनुमानित प्राप्ति रही, यानी चाहे वो राजस्व प्राप्ति हो चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति हो। आइए समझ लेते हैं। राजस्व प्राप्ति का मतलब है जब सरकार कुछ इस प्रकार से प्राप्ति कर रही हो जहां पर ना ही तो सरकार किसी से कुछ उधार ले रही हो और ना ही सरकार अपनी किसी एसेट को कम कर रही है। यानी जब गवर्नमेंट कर इम्पोज करके यानी टैक्स इम्पोज करके कुछ प्राप्ति कर रही है, फाइन लगाकर, जुर्माना लगाकर, स्टाम्प के द्वारा या फिर कुछ अन्य इस प्रकार की गतिविधि करके पीएसयूज के माध्यम से लाभांश आदि एकत्रित कर रही हो, उस प्रकार की प्राप्ति को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। दूसरे प्रकार की प्राप्ति साथियों हो जाएगी पूंजीगत प्राप्ति, यानी जब सरकार कहीं से उधार ले, इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से, या फिर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा यानी विनिवेश की प्रक्रिया के द्वारा पैसे को अर्जित करे, तो इस प्रकार की प्राप्ति को कहेंगे पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरी बात कि इसी के अंदर व्यय का भी विवरण रहता है, यानी खर्च किस ओर करना है। राजस्व खर्च यानी सरकार पेंशन, सैलरीज, स्कॉलरशिप्स या अन्य प्रकार की सब्सिडी आदि देकर डिफेंस यानी रक्षा पर खर्च करके जब खर्चा करेगी उसे राजस्व खर्च कहा जाएगा। पूंजीगत खर्च के अंदर जब सरकार एसेट फॉर्मेशन कर रही हो, किसी प्रकार से संपत्ति का निर्माण कर रही हो, सड़क बनाना, पुल बनाना, मशीनरी खरीदना या अन्य किसी ढांचे का निर्माण करना इसके अंदर आएगा। अतः वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा अनुमानित, ध्यान रखेंगे, अनुमानित प्राप्ति और खर्च का विवरण ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि बजट में जो ओवरऑल यानी समग्र रूप से किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। इसके अंदर राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान रहेगा, खर्च का अनुमान रहेगा, साथ ही साथ सरकार इस ओर भी ध्यान देगी कि राजस्व बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं और उसके लिए किन साधनों को प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर पिछले वित्त वर्ष यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर गया है लास्ट ईयर का, उसकी क्योंकि एग्जैक्ट और एक्चुअल रिसिप्ट सरकार के पास होंगी जो बीत गया है, तो उसकी वास्तविक प्राप्तियों एवं जो खर्च हुए हैं उनका विवरण भी इसमें रहता है। और टैक्सेशन के लिए जो भी प्रपोजल दिए गए हैं, कराधान के प्रस्ताव, वो भी इसमें रहते हैं। साथ ही साथ जो नई स्कीम्स यानी योजनाएं और प्रोग्राम इस साल के बजट में दिए जाने वाले हैं उनका भी विवरण गवर्नमेंट के द्वारा रहता है। अतः अब हम साथियों यहाँ पर बात करेंगे कि इस वर्ष यानी कि जो 2024-25 का बजट आया है उसके अंदर रुपया कहाँ से आता है का विवरण किस प्रकार है। हम रुपए को 1 रुपया मान रहे हैं, इस आधार पर हम पैसे की बात करेंगे। हमने सबसे ज्यादा जो प्राप्ति की है वो हमने 27% उधार एवं अन्य देयताओं से करी है, जो हमारी रिसिप्ट हो जाएगी किस प्रकार की, कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पर जो टैक्स के द्वारा प्राप्त किया है उसमें सबसे ज्यादा
पैसा, 1 रुपए में 19 पैसा इनकम टैक्स से प्राप्त किया है, जो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। दूसरा, हमने इसके बाद जीएसटी जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, यह भी रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। 18 पैसा 1 रुपए में से इससे प्राप्त किया है। निगम कर यानी कि कंपनी या जो कॉरपोरेशन होते हैं उनकी आय पर लगने वाले कर को निगम कर कहेंगे। यह भी डायरेक्ट टैक्स है जो कि रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। 17 पैसे यहां से भी हमने प्राप्त किए हैं। इसके बाद सीमा शुल्क 4%, ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां 1%, 9% कर भिन्न प्राप्तियां और साथ ही साथ जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है 5%। इस प्रकार से हमने पूरे 100 पैसे का हिसाब किया कि हमारे बजट के अंदर जो 100 पैसा है वो किन किन स्रोतों से आया है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो खर्च है इस बजट में, वह किन किन मदों पर हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर भी 100 पैसे को देखेंगे। सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने उधार सबसे ज्यादा लिया है, अर्थात इसलिए यहाँ पर उसका देख लेंगे आप लोग कि ब्याज भुगतान सबसे ज्यादा अगर कहीं पर खर्च हो रहा है तो एक तो हो गया कि डिवाइड भी किया जाएगा, स्टेट को भी दिया जाएगा, बट अगर हम बात करें यहाँ पर पैसे लौटाने वाली, तो 19 पैसे हमने इंटरेस्ट पेमेंट में दे दिया। और इंटरेस्ट पेमेंट बच्चों याद रखिएगा, ये हमारा किस प्रकार का है, तो ये हमारा रिवेन्यू खर्च है, पूंजीगत नहीं है। ब्याज भुगतान रिवेन्यू खर्च का एक हिस्सा है। यहाँ पर इसके बाद जो सबसे बड़ा खर्च हुआ सरकारों का वो हुआ टैक्स, और जो शुल्क था उसमें क्योंकि स्टेट का भी हिस्सा देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। यहाँ पर आप फाइनेंस कमीशन की भी रिकमेंडेशन को देखेंगे, याद रखेंगे कि यह किसको शक्ति दी गई है कि कौन रिकमेंड करेगा, ठीक है। 21% यहाँ इसको देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय क्षेत्र स्कीम यानी रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़ करके जो टोटल 100 पैसे में खर्च हुआ वो हुआ 16%। अगली बात कर लेते हैं, 9% अन्य खर्च हैं और 9% ही वित्त आयोग एवं अन्य ट्रांसफर्स हैं, अंतरण हैं। यहाँ पर 8% आपकी डिफेंस पर खर्च होता है। जो किस प्रकार का खर्च मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपका ये खर्च हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। 6% सब्सिडी पर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सब्सिडी पर किया गया खर्च सरकार के किस खर्च के अंदर आता है, पूंजीगत खर्च या राजस्व खर्च। साथ ही साथ जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उस पर सरकार का 8% पैसा खर्च हुआ। पेंशन पर 4%। इस प्रकार से ये टोटल ब्यौरा है बच्चों कि जिस प्रकार और जिस तरीके से किन किन मदों पर, आइटम्स पर गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। मैं आशा करती हूं कि आपको इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पसंद आएंगे। आप सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।